हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर मैंने पहला अपलोड कर दिया है और आज दूसरा इस पर अपलोड करने मतलब आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड है ज्योग्राफी का वीडियो। और ये आपका पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि इसके बारे में किन किन बातों का डिस्कशन करेंगे। और पहले लेक्चर के बारे में हमने आपको सारे साइंटिस्ट बताए थे कि कितने प्रकार से भूगोल में साइंटिस्ट थे, ग्लोब का निर्माण किसने किया, भारत के मैपिंग का कॉन्सेप्ट किस देश से आया, वर्ल्ड का मैप किसने बनाया, इसके बाद भारत का मैप किसने बनाया, भारत के मैप को वर्ल्ड के मैप में किसने दर्शाया। फिर इसके बाद हमने बताया था भूगोल के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जिसको बोलते थे फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, हमारे इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे भारत का नाम दो तरह से भारत में पड़ा था और उसमें दो तरह से ये नाम है आपके, एक औपचारिक नाम और एक अनौपचारिक नाम। भारत के दो तरह के नाम हैं, एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक। औपचारिक नाम वो होता है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल नेम, और अनौपचारिक नेम वो होता है जिसको बोलते हैं अनऑफिशियल नेम। अनऑफिशियल नेम। तो आप देख रहे हैं भारत के दो तरह के नाम होते हैं, पहला होता है ऑफिशियल और दूसरा होता है अनऑफिशियल, यानी औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ऑफिशियल नेम मतलब ये होता है जो एक तरह से ऑफिशियल हो, लिखित हो कहीं पर, वो संविधान का औपचारिक नेम है। और इसको आर्टिकल 1 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत संविधान पर इसका नाम भारत रखा गया था। जब संघ और राज्यों का निर्माण हुआ था आर्टिकल 1 के तहत, तभी ये भारत का डिस्कस किया गया था। और भारत का नाम भारत पड़ा क्यों था, ये इसका संवैधानिक फैक्ट क्या है। तो एक फैक्ट है इसका कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। जो इनका नाम क्या था, भरत। और इन्हीं के कुछ लोगों का नाम है कि भरत के कबीले के नाम से भारत का नाम पड़ा, लेकिन जो ऑफिशियल आपका नोट डाउन किया गया था, जो संविधान में एक्सेप्ट किया गया था, वो यही बताया गया था कि राजा दुष्यंत के नाम, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। और वो किसके तहत था, आर्टिकल 1 के तहत। और इसी का दूसरा नाम एक और आता है, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया नाम हमारा किस लोगों ने रखा था, यूनान के लोगों ने रखा था। और यूनान के लोग जब व्यापार करने आए थे तो सबसे पहले किस नदी के किनारे आए थे, कहां पर पहुंचे थे, तो उस नदी का नाम था इंडस रिवर। इंडस रिवर पर पहुंचने के कारण ही इस भारत का नाम क्या पड़ गया था, इंडिया। और इसी इंडस रिवर को सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के नाम से भी जानते थे। किस नाम के जानते थे, सिंधु नदी के नाम से भी जानते थे। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो औपचारिक नेम हो गए, ऑफिशियल नेम हो गए, कि आर्टिकल 1 के तहत राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। और ये इंडिया कैसे पड़ा, यूनान के लोगों ने इंडस रिवर पर बसे नगर होने की वजह से इसका नाम इंडिया रखा। और इसका पहले जो नदी का नाम था वो पहले सिंधु नदी था। इसके बाद हम बात करें कि भारत के अनौपचारिक नाम क्या होते हैं, अनऑफिशियल नेम क्या होते हैं। तो भारत के अभी तक आप लोगों ने 2 से 4 नेम पढ़े होंगे, आज हम लोग सारे नाम पढ़ लेते हैं इसका। तो पहला नाम होता है भारतवर्ष, दूसरा नाम होता है इसका आर्यावर्त, और तीसरा नाम इसका है जम्बू द्वीप, और चौथा नाम इसका होगा हिंदुस्तान, पांचवा नाम इसका है तियांजू। पांचवा नाम क्या है इसका, तियांजू। तो इसके इस तरह से 5 नाम और हैं, भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और तियांजू। तो एक बात करें कि भारतवर्ष और आर्यावर्त ये नाम कहाँ से आया, तो जब आर्य लोग भारत पर आए थे तो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और उन्हीं वेदों से ये 2 नाम निकल के आए थे, भारतवर्ष और आर्यावर्त। कहाँ से निकले थे, वेदों से निकल कर आए थे भारतवर्ष और आर्यावर्त। इसके बाद बात करें कि जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, तो भारत हमारा, आप जानते हो कि भारत पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है। तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है
और पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली रेखा हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। तो इस भूमध्य रेखा को अगर इस तरह से एक देशांतर रेखा इसको कट करती है, और जब भूमध्य रेखा कट करती है तो इसको दो भागों में कट करती है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध यानी कि हमारा होता है नदर हेमिस्फेयर, और एक होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हमारा जो भारत का एशिया स्थित है, भारत हमारा किस पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के एशिया पर स्थित है। तो और एशिया के अंतर्गत हमारा क्या है? भारत है। तो यहाँ कहीं पर आसपास आपके इस तरह से कुछ एशिया है, इतना पार्ट, और यहीं पर हमारा छोटा सा एक भारत स्थित है। और ये भारत एशिया पर स्थित होने की वजह से ही पूरे एशिया को जम्बू द्वीप कहा गया, और एशिया पर स्थित होने की वजह से भारत का नाम क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम बता दें कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो भारत का नाम हिंदुस्तान रखा था हमारे फ्रांसीसी लोगों ने। जब फ्रांसीसी लोग व्यापार करने आए थे तो फ्रांसीसी लोगों ने भारत का नाम क्या रखा था? हिंदुस्तान रखा था। बात करें तियांजू नाम कैसे पड़ा था, तो तियांजू चाइनीज भाषा में भारत को हम किस नाम से जानते हैं? तो चाइनीज भाषा में हम भारत को तियांजू के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे भारत के नेम थे, और भारत के ऑफिशियल नेम आर्टिकल 1 के तहत और अनऑफिशियल नेम आर्टिकल 2 के तहत। तो ये था हमारा इतना जो भारत के नाम थे। इसके आगे हम देखेंगे कि भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या होगा। अभी हम तुरंत इसका देखते हैं कि इसका आंतरिक और देशांतरी विस्तार, अक्षांशी और देशांतरी विस्तार क्या होता है। तो आइए उसको समझ लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? भारत का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार यानी लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है भारत का, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें कि हमारी कुछ इस तरह से पृथ्वी है, ठीक है, हमारी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी को दो भागों में एक रेखा काटती है। उस लाइन का क्या नाम है? उस लाइन का नाम है भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और उसको मैं अभी आपको बताता हूं कि भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में काट देती है, और इन दो भागों को क्या कहते हैं? एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मतलब हमारा नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ये दो भागों में कौन काटता है? इक्वेटर लाइन काट देती है। ठीक है, पृथ्वी पर और सी तो रेखाएं होती हैं, तो उन सारी रेखाओं को, पृथ्वी पर जो भी रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो भी रेखाएं क्षैतिज होती हैं कुछ इस तरह से, और जो इस तरह की रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को ही क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं मतलब लैटिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड लाइन है, क्षैतिज है, इसलिए इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में अगर बात करें कि अक्षांश रेखाएं होती क्या क्या हैं, अक्षांश रेखा के बारे में बात करें तो याद रखना, पृथ्वी पर हमारे जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन अक्षांश रेखाओं की नंबर ऑफ संख्या जो है वो कितनी है आपकी? 181। आप याद रखना, अगर कोई पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो वो आप बताओगे कितनी? 181। अगर इसी पर बात करें कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी, अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो ये लाइनें हैं, ये पृथ्वी मान लो हमारी गोल है एक तरह से। आप कभी ग्लोब देखे होगे तो पृथ्वी एक तरह से गोल होती है, जो उस पर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो कोई लाइन नहीं होती हैं, वो एक सर्कल का ही निर्माण करती हैं। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं वो एक सर्कल ही बनाती हैं, और उन लाइनों की संख्या जो टोटल होती है वो हमारी कितनी होती है? 181। और वो जो सर्कल का निर्माण करती हैं वो उन सर्कल की संख्या होती है 171। और इसके पीछे क्या राज है कि 171 है? तो हमारे जो ये दो ध्रुव पोल होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो जब ये रेखाएं सर्कल बनाती हैं तो सर्कल बनाते बनाते कुछ इस तरह से इस पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। तो इस पॉइंट पर हम वो लाइन को नहीं काउंट करते हैं और इनको ध्रुव के नाम से यानी पोल के नाम से जानने लगते हैं।
तो इस वजह से इस पर ये 2 पॉइंट इसके माइनस हो जाते हैं, 2 लाइनें माइनस कर देते हैं और ये 171 वृत्तों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में अब बात करते हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं से और कौन कौन सी बातें निकल के आती हैं। तो अक्षांश रेखाओं का एक साइन याद होता है, वो याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं का साइन क्या होता है। तो साइन इनका होता है फाई। आपको याद रखना है कि अक्षांश रेखाओं को हम किन नाम से, किस साइन से डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में काटती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी हमारी कितने डिग्री पर झुकी हुई है। तो आप सबने पढ़ा होगा कि भारत में जो पृथ्वी है हमारी कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये पृथ्वी जो है हमारी वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। मान लो अक्षांश क्षैतिज झुकी हुई है, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं पृथ्वी से जब 23.5 डिग्री हम चलेंगे, ये हमारी पृथ्वी का सेंटर है और सेंटर से जब 23.5 डिग्री का एंगल बनाएंगे या 23.5 डिग्री हम आगे चलेंगे, तो जो हमारी लाइंस होगी दोनों तरफ 23.5 डिग्री चलेंगे। ये उत्तरी गोलार्ध पर जब हम 23.5 डिग्री आगे बढ़े, तो उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री बढ़ने के बाद जो हमको रेखा मिली, उस रेखा को नाम हमने क्या दिया, कर्क रेखा। क्या दिया, कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी कर्क रेखा है, कौन सी, जो 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ठीक है, तो कर्क रेखा की सबसे बड़ी खास बात क्या है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। और उन 8 राज्यों के नाम क्या क्या हैं, तो आपको मैं बता देता हूं। पहला राज्य है आपका गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ है आपका झारखंड, और झारखंड के बाद है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद है आपका मिजोरम। ठीक, तो देख रहे हैं आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से हमारी भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। मतलब हमारा कुछ इस तरह से भारत है। कुछ इस तरह से मान लो भारत है, और भारत में यहाँ पर गुजरात है, और ये जो कर्क रेखा आपकी गुजर रही है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हमने देखा कि कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर है। इसके बाद कौन सी रेखा आती है, जो दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। तो अभी हमने बात करी थी कि 23.5 डिग्री पर कौन झुकी थी, कर्क रेखा झुकी थी 23.5 डिग्री पर, और ये कहाँ पर झुकी थी, उत्तरी गोलार्ध पर झुकी थी। उत्तरी गोलार्ध के बाद जब नीचे दक्षिणी गोलार्ध पर आएंगे और 23.5 डिग्री का एंगल बनता है, जब 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा जो होती है, उस रेखा को हम क्या नाम देते हैं, मकर रेखा। कौन सी रेखा नाम देते हैं, मकर रेखा। आपको याद रखना है कि जब कोई दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री पर रेखा स्थित होती है, तो उस रेखा का नाम हम क्या दे देते हैं, मकर रेखा। ठीक है, ये 2 रेखाएं तो हमारी हो गई अक्षांश रेखाओं के ही पार्ट हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। एक सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने बात करी थी कि इस रेखा को, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, वो भूमध्य रेखा कहलाती है, और इसी को नाम को हम लोग, इसी के नाम को क्या बोलते थे, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो आप देख रहे हैं कि ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री पर नीचे है तो मकर रेखा है। लेकिन जो ये सीधा सीधा लाइन जा रही है आपकी, ये कितने डिग्री पर झुकी होगी, ये सीधा का सीधा 0 अंश पर झुकी होगी। कितने डिग्री पर, 0 अंश पर झुके होने के कारण, 0 डिग्री पर झुके होने के कारण इस रेखा का नाम हमने दिया था विषुवत रेखा और इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि विषुवत रेखा का नाम, अक्षांश रेखा का 0 डिग्री पर होना विषुवत रेखा कहलाता है, और अक्षांश रेखा का 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में होना कर्क रेखा कहलाता है। अक्षांश रेखा का
23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर होना हमारा मकर रेखा कहलाता है। ठीक है, ये इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम और आगे पढ़ते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या चीजें। मान लो थोड़ी देर के लिए पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को 2 भागों में कौन विषुवत रेखा डिवाइड करती है, भूमध्य रेखा डिवाइड करती है। इसके बाद पृथ्वी से 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर, अब हम क्या बात करेंगे, पृथ्वी से, ये मान लो ध्रुव है, ये हमारे पोल हैं, पृथ्वी से 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। पृथ्वी से 66 डिग्री, मतलब ये पृथ्वी का सेंटर है, पृथ्वी के सेंटर से 66 डिग्री 66.12 डिग्री ऊपर की ओर जो रेखा स्थित है, ऊपर की ओर जो लाइन बनी हुई है, उस लाइन को हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और 66.5 डिग्री जो हमारी रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, 66.5 डिग्री जो रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त इसको नाम देते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध पर, यानी ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध पर जो 66.5 डिग्री पर स्थित है, उसको हम क्या नाम देंगे, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये तो हमारी रेखाओं के बारे में बात हुई थी। और इसी से जब थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि हम जब आगे बढ़ेंगे और सीधा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो वहां पर हमको क्या मिल जाते हैं, ध्रुव मिल जाते हैं, यानी कि पोल में। और एक बात आपको बता दें कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनकी दूरियां आपस में समान होती है। मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में भूमध्य रेखा ने बांट दिया, और ये जो रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हमने क्या नाम दिया, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। लेकिन जो इन 2 अक्षांश रेखाएं, सब सारी की सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और इन समांतर रेखाओं को आपस में अगर डिस्टेंस की बात करें कि इनकी दूरी क्या होती है, तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर इनकी दूरी होती है। आपस में जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। आपको ये पॉइंट नहीं बोलना है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अक्षांश रेखाओं में जो डिस्टेंस थी, आपस में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी हमारी, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी थी, 111 किलोमीटर। और अगर डिग्री में बात करें तो इन 2 रेखाओं के बीच कितना अंतर होता है, 1 डिग्री का। और आपको बात बता दें कि 1 डिग्री हमारा किसके बराबर होता है, तो 4 मिनट के बराबर होता है। जब आपको हम ग्रीनविच में टाइम निकालना बताएंगे, ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से भारत का टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना है, 5 आवर 30 मिनट्स आगे चल रहा है। तो हम आपको बताएंगे, जब इसको समझाएंगे कि कैसे हम टाइम निकालते हैं, तो 1 डिग्री के बीच में इसकी दूरी है। ठीक है, ये तो रही हमारी अक्षांश रेखाएं, यानी कि हमारी लैटिट्यूड रेखाएं, मतलब लैटिट्यूड लाइंस। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो लाइनें ऊर्ध्वाधर हैं, जो लाइनें कुछ इस तरह से हैं, ऊर्ध्वाधर हैं, इन ऊर्ध्वाधर लाइनों को ही हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक, जो पृथ्वी पर देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री पर बनी होती है, वो हमें पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, और वो भी ऊर्ध्वाधर, जिसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। तो पृथ्वी को 2 भागों में जो देशांतर रेखा 0 डिग्री से काटती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी के बीच से अगर हम एक भूमध्य रेखा को डाल दें, तो अगर अब बात करी जाए कि इसमें तो दूरियां समान होती थी, समांतर होती थी, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी समान नहीं होती है। ठीक है, अब बात करें कि देशांतर रेखाओं की अगर दूरी समान नहीं होती है, तो फिर होती कैसी है, तो भूमध्य रेखा पर इनकी सबसे ज्यादा दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, और उस दूरी को अगर हम बात करें तो दूरी होती है 40,096 किलोमीटर। कितनी होती है, 40,096 किलोमीटर होती है। और इसके बाद अगर बात करें कि उत्तरी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इनकी रेखाओं की दूरी कितनी होती है? तो 0 किलोमीटर। आपको बताना कितना है? 0 किलो, क्योंकि सारी की सारी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से ही होकर गुजरती हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अगर अक्षांश रेखाएं हैं तो ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में नहीं डिवाइड करती हैं। केवल एक ऐसी रेखा है जिसका नाम है आपका विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर बनी हुई है, और 0 डिग्री पर जो विषुवत रेखा बनी है वही केवल पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो प्रत्येक हमारी जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यहाँ से स्थित हो, क्योंकि जो सेंटर आपने देखा होगा ग्लोब घूमता है तो अक्षांश रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी ऊर्ध्वाधर होती हैं, वर्टिकल होती हैं। तो ये सारी की सारी रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में प्रत्येक रेखा डिवाइड करती है। और आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की सबसे ज़्यादा दूरी होती है और वो होती है 40,096 किलोमीटर, और इसके बाद उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर इनकी दूरियां कितनी होती हैं? 0 किलोमीटर। तो ये थी हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार। अब इसको देखते हैं अगले लेक्चर में कि ये भारत इस पर कैसे स्थित है, कौन सी जगह पर स्थित है, कैसे स्थित है। तो इसको हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे पूरा। और ये जो रेखाएं हैं, लाइन्स हैं, तो इनके बारे में आप डीपली अध्ययन, एक बार नहीं 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, लेकिन आपको पूरा एक तरह से पिक्चराइज समझ आ जाना चाहिए। ओके दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके पास और भी मैटर लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक है, ऐसे जुड़े